तो लर्नर्स एक बार फिर से चले आए आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो मैट्रिक परीक्षा 2023 में होने वाला है ना, तो गणित यानी कि जो मैथ का सब्जेक्ट होता है, तो मैथ के सब्जेक्ट में वैसे प्रश्न वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए जो सीधे परीक्षा में जाकर आप लोग छाप करेगा। इसमें वह वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आप लोग सीधे जाकर परीक्षा में छाप करेगा, क्योंकि ये टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो गेस क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके ढूंढा हुआ क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग डील करते रहिएगा और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना मैथ का आप लोग अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा ना तो आप लोग अपने एग्जाम में जाकर फाइनल एग्जाम में पछताइएगा। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा और फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत ज्यादा वीबीआई क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार से कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद मतलब जिसका x का पावर जो होता है ना वह 3, तो उसका पूछा गया कि व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप आप लोग जानते हैं कि ax³ + bx² + cx + d होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि यदि अल्फा और बीटा क्या कि दुर्घात पर fx = x² - 5x + 7 के मूल हो, तो पूछा गया कि 1/में अल्फा प्लस 1/में बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा का कॉमन एलसीएम लीजिएगा, तो हो जाएगा नीचे अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यहाँ से। तो क्या फॉर्मूला होता है -b/a तो -b यानी 5/1 हो जाएगा, तो 5 रहने दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा रखिएगा तो हो जाएगा c/में यानी कि 7। तो यहाँ पर पुट करिएगा तो हो जाएगा 5/7। तो 5/7 जो नहीं जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के दुर्घात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होगा। इसका शून्यक आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 के बराबर करेंगे। तो 6x² - 7x - 3 = 0 करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करिएगा तो 36 या 18, और 6 में से नहीं तो 9 दूना 18 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x² - 9x + 7x, और यहाँ से हो जाएगा -3 = हो जाएगा 0। और यहाँ से आप लोग क्या करिए 3 कॉमन लेकर ऐसे मतलब काट लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आप लोग सॉल्व करिएगा ना, तो जब यहाँ पर आप लोगों को जो शून्यक मिलेगा वह शून्यक मिलेगा एक 3/2 और एक मिलेगा -1/3। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, 2 नंबर की तरह, कि यदि अल्फा तथा बीटा दुर्घात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो इसका मान पूछा गया। तो यहाँ से भी हम लोग अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो यह मिलेगा -b/में यानी कि -2 मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो मिलेगा 3। तो यहाँ पर पुट करिएगा तो हो जाएगा -2/3, और -2/3 जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है कि 2 रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तो अब रैखिक समीकरण का युग्म का पूछा है कि क्या होगा। मतलब कि कोई भी 2 रैखिक समीकरण, ठीक है, उसका क्या है कि प्रतिच्छेदी है, मतलब कि ऐसे कोई भी मतलब कि काट रहा है, तो उसका रैखिक समीकरण का युग्म का हल क्या होगा। तो याद रखिए कि एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 6 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा जो है ना तो परिमेय संख्या है। तो इसका याद रखिएगा कि इसमें ना 2 आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो √2 से √2 कर जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 और 2/1 है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो √16, तो 16 भी किसका आता है, तो 4 का, तो 4/1, यानी ये भी क्या है कि परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 7 है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। अगर कोई भी 2 संख्या है और सम संख्या क्रमिक है, जैसे कि 2 और 4, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2 को 2 रखिए और 2 × 4 कर लीजिए। ठीक है, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग खुद कहिएगा कि यहाँ पर एलसीएम 2 मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते रहता हूँ, तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत
इजी क्वेश्चन है। क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लसा इनमें से किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a और b है और उसका मौसा गुने a और b का लसा जो होता है ना वो दोनों संख्या के गुना के बराबर होता है, यानी a गुने b के बराबर होता है। तो a गुने b का है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। पूछा गया है कि अगर यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है ना तो इसका हम लोग किसके लिए करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो यूक्लिड होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक जो होता है ना उसका हम लोग मौसा निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौसा यानी एचसीएफ निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 तो बहुत ईजी है कि पाई है। पूछा गया है कि पाई क्या है। तो पाई याद रखिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर 22/7 होता है ना तो यह क्या होता है कि यह एक परिमेय संख्या होता है। कितनी बार क्या सोचते हैं सब कि पाई का मान तो 22/7 होता है तो यह परिमेय संख्या होगा, लेकिन नहीं, पाई का मान जो होता है ना इसके मतलब कि अप्रॉक्स होता है, लेकिन यही नहीं होता है। ठीक है, तो पाई याद रखिएगा कि अपरिमेय और 22/7 परिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 इस प्रकार से है कि बिंदु -12 और -18 का भुज पूछा गया है कि भुज क्या होगा। तो भुज क्या होता है, जो एक्स एक्सिस वाला होता है। तो एक्स एक्सिस वाला कौन है, तो -12, तो भुज जो ना जाएगा वह -12 हो जाएगा। और कोटि पूछता है कि कोटि, तो कोटि बताते हैं आप लोग -18, कितना होता है -18। तो भुज और कोटि याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ईजी है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान, मतलब कि थीटा के जगह पर 90 रखकर हमको चेक करना है। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इतना 90 दिया तो साइन 90 माइनस हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 1 में से 0 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 1। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान तो आप लोग कहिएगा कि 2 होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मान याद किया होगा। और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, और साथ ही साथ जो कॉसेक 30 डिग्री होता है ना, कॉसेक 30 डिग्री इसका भी मान होता है 2। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री के बराबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 इस प्रकार से कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, मतलब कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या है और उस पर क्या है कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है। मतलब कि ऐसे स्पर्श रेखा एक 10 सेंटीमीटर का खींचा जाता है। तो उसका लंबाई तो क्या करेंगे कि स्क्वायर 10 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, और 100 में से 37 घटाइएगा तो मिलेगा 64, और 64 किसका वर्गमूल होता है, तो 8 का। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 इस प्रकार से कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका परिधि पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है 154, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर का मान चाहिए, तभी तो हम लोग क्या है कि उसका परिधि निकाल पाएंगे, या फिर क्या कर सकते हैं कि पाई आर निकाल लीजिए यहाँ से। तो पाई आर स्क्वायर निकालिएगा तो आर का मान यहाँ से मिलेगा √154 बटा में पाई मिलेगा आर का मान, और यहाँ पर पुट करिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है परिधि का, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 2 पाई हो जाएगा, और आर का मान अभी हमने देखा है क्या होता है, तो 154 बटा में पाई है, ठीक है, 154 बटा में पाई। इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों को यहाँ पर मान मिलेगा ना, वह मान मैं बता देता हूँ, वह मिलेगा आप लोगों को 44 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है तो इसका बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 इस प्रकार से कि 8 त्रिज्या वाले गोला का आयतन पूछा गया है। जो गोला यानी स्फीयर होता है, तो स्फीयर का पूछा गया है कि 8 त्रिज्या है ना, तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला भी मैंने कितने बार बताया कि होता है 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछा गया है कि प्रथम 6 माध्यक जो होगा ना उसका, तो माध्यक प्रथम 6 क्या करा है कि अभाज्य संख्या, तो ये जाएगा 2, 3,
5 7 11 और ये हो जाएगा 13। तो इसका पूछा गया कि माध्यम, तो 2 4 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6, तो 6 से 2 से भाग करिएगा तो 2 से 3 बढ़ते हुए 3 क्या करिएगा तो 4, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा तो 7। ठीक है, मतलब इस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि आभाज्य संख्या तो वही होता है, तो इसका जो मिलेगा ना 12 को करिएगा तो ये मिलेगा 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ईजी है कि 16 का मिलान ची है। 16 का पूछा गया है कि मिलान ची क्या होगा। ये तो बारंबारता वाला में आप लोग बार बार पढ़ हुई है। तो ये सिंपल x का मान होता है 10 और 10 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कि d का मान, और d का मान कैसे निकलता है कि a2 -a1 करते, मतलब कि दूसरे में से पहले को घटाते, तो दूसरा है -4 और पहले को घटाइएगा तो -0, तो -4 में से -0 घटाई मिलेगा -4, तो -4 जो ना जाएगा वही सार्वंतर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। पूछा गया कि इसका घात क्या है। तो घात क्या होता है कि कोई भी चर होता है ना, तो चर का सबसे ज्यादा पावर क्या होता है। तो यहाँ पर चर क्या है y है, तो y का सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि 2 है, तो इसका घात भी होना जाएगा वह 2 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं है तब रैखिक समीकरण का युग्म है। ठीक है, तो आलेख क्या है कि समांतर है, तो समांतर कब होता है, जब होता है a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। सभी क्या होता है कि वह समानांतर होता है। तो यह क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि यह कंडीशन होता है कोई नहीं हल का। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, अभी तो मैंने बताया कि यदि इतना यह कंडीशन होता है कि क्या होता है, तो यह कोई हल नहीं होता है, अभी जस्ट बताया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 में दिया हुआ है क्या कि a के किस मान के लिए समीकरण ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 का शून्येतर हल होगा। तो सिंपल पुट कर लीजिए, तो a/2 = हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/1 और यहाँ पर भी हो जाएगा यहाँ पर क्या है 5/में हो जाएगा 2/में, यहाँ पर सॉरी 2/1 हो जाएगा। तो a का मान जो यहाँ पर मिलेगा ना वो 4 मिलेगा। कितना मिलेगा 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 से उससे हम लोग क्या करेंगे कि गुना करवा देंगे कैचिया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 में कि दुर्घात समीकरण x² + x - 1 का = 0 के मूल की प्राकृतिक होगा। मूल की प्राकृतिक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जब d का मान हम लोग निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 मिलेगा। 4 × 1 और गुने -1, तो 4 और 1 मिलकर हो जाएगा माइनस प्लस, यह मिलेगा 5 और 5 क्या है, तो यह वास्तविक और असमान है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, वास्तविक और असमान। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चलना हूं, तो आप लोग लगातार मैथ के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। और ये सभी क्वेश्चन है डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद कर लीजिए और सॉल्व करते चलिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 में कि निम्नलिखित में कौन दुर्घात समीकरण नहीं है। पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा जो है ना कि दुर्घात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी दुर्घात है, ऑप्शन नंबर बी भी दुर्घात है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में अगर x को यहाँ से क्या करिए कि आप लोग एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करिएगा ना तो x³ बन जाएगा, यानी यही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 26 में कि दुर्घात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविक्तीकरण, यानी कि d का मान पूछा है। तो d का मान क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b का स्क्वायर करेगा तो 5, 5 का स्क्वायर करेगा तो 25 - 4 गुने a का मान है तो 1 और c का मान है 4, तो 4 × 16, तो 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 9 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं कि 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 में क्या है कि निम्नलिखित में से 4 - 1/2 x² का शून्य कौन है। तो शून्य के लिए 0 के बराबर कर लिए ना, तो इसके पहले 2 का एलसीएम ले लीजिए। 2 का इसके लिए तो ये हो जाएगा 8 - x² = हो जाएगा 0। तो यहाँ से 0 को उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा x² = हो जाएगा 8 और हम x का मान चाहिए तो x = हो जाएगा √8 हो जाएगा। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2√2 लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2√2।
2। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समूह के रूप में होगा। पूछा गया कि इन चारों में से हम लोग किसको सॉल्व करेंगे ना, तब हम लोगों को जो हल मिलेगा ना वह परिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या मतलब कि p बटा q के रूप वाला वह संख्या मिलेगा। तो सिंपल है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर x का जो मान मिलेगा 1 मिलेगा 1 और 1 मिलेगा -1, और ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा x + 1 × x - 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते। तो 29 में क्या है कि 1 5 9 13 17 21 डॉट का समांतर श्रेणी में है। तो पदांतर मतलब कि जो होता है ना कि डी का मान, तो डी का मान पूछा गया। तो डी का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, a2 - a1 करके। ये तो कितने बार करवा दें, तो a2 का मान है 5 और a1 का मान है 1, तो 5 में से 1 घटाइएगा तो मिलेगा 4। तो 4 जो ना जाएगा वही क्या हो जाएगा कि पदांतर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब कि जिसका अंतर हो ना वह समान हो। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करिएगा ना, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, और 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 मिलेगा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा तो -6 में से अगर -10 घटाइएगा तो +10 हो जाएगा, और -6 में से 10 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। उसी प्रकार -2 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ भी 4 मिलेगा। तो इसका जो समांतर श्रेणी बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, -10 -6 -2 2 इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग इसे भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते। तो 31 में है क्या कि 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है। तो ये संख्या है। तो 3 संख्या अगर एपी में रहता है तो इसका मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 3 संख्या कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि a माइनस बी मान लीजिए, एक मान लीजिए a + b और एक मान लीजिए a, और इसको आप लोग क्या कर लीजिए कि प्लस करने पर आप लोगों को दिया हुआ है 24, तो 24 कर लीजिए। तो b से तो b कट जाएगा, तो 3a यानी a का मान मिल जाएगा आप लोगों को 8, a का मान मिल जाएगा 8 का रक मतलब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 जो संख्या आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा वह 3 संख्या मैं बता देता हूँ, वह मिलेगा आप लोगों को 6 8 और 10 मिलेगा, 6 8 और 10। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, तो 32 इस प्रकार से है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल मतलब कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट कर 49 तक के सभी संख्या को आप लोगों को क्या है कि जोड़ना है। ठीक है, तो 49 तक के संख्या को जोड़ना है तो सिंपल है, 49/2 कर लीजिए, 2 करिएगा तो 2 हो जाएगा। 49 में से गए तो 48 और 48 गुने 2 कर लीजिए, तो 48 गुने तो 96, 96 दूनो 98 और 98 को 2 से काटिएगा तो 49, तो 49 गुने 49 कर लीजिए। ठीक है, और जितना जो आंसर आएगा ना वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, और यह मिलेगा आप लोगों को 625। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो इसके पहले वाले 31 नंबर में क्या था कि 3 संख्या, तो यहाँ पर अब 4 संख्या है। तो 4 संख्या उसी प्रकार से मान लीजिएगा आप लोग, और इसका जो आप लोगों को मिलेगा ना आंसर वह मिलेगा 7 9 11 13। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 में है कि त्रिभुज एबीसी में AB² + BC² = AC², और AB जो है ना वह AC के बराबर। तो एंगल C का मान पूछा गया है कि एंगल C का मान क्या होगा। तो अगर AB² + BC² = AC² होगा मतलब कि क्या है, वह समकोण त्रिभुज है, तभी तो दो कोणों का योग है जो तृतीय कोण के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज होता है तो सिंपल है, और उसमें क्या है कि एंगल C का मान पूछा गया। तो अगर मतलब कि ऐसे है त्रिभुज बना हुआ, तो अगर ई वाला 90 डिग्री है तो यह 45 होगा, तभी तो 45 90 और 90 90 180 होगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 में क्या कि त्रिभुज एबीसी में A = 30 B = 40 और C = 50 होते एंगल C निम्नलिखित में से कौन सा आएगा। तो ठीक है, आप लोग क्या करें, क्या ऐसे दिया हुआ है, तो A का मान है 30, B का मान है 40 और C का मान है 50 आप लोग को दिया हुआ है। आप लोग चेक कर लीजिए, अगर इन दोनों को स्क्वायर करने पर जोड़ने पर अगर ये 50 आ गया ना, तो ये एंगल वाला B वाला जो ना जाएगा वह क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री का हो जाएगा, और अगर अति आता है तो उसी प्रकार से चेक कर लिया जाए तो यह 90 डिग्री ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते। तो 36 में कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे, तो सिंपल है, जो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये हम लोग किस पर यूज करते हैं, तो समकोण त्रिभुज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 में क्या है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। तो sin 90 - डिग्री किसके बराबर होता है, तो होता है cos थीटा के बराबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 में क्या है कि एक समकोण समद्विबाही त्रिभुज एबीसी में एंगल C = 90 डिग्री। तो AB की लंबाई होगा, AB का लंबाई पूछा गया है कि क्या होगा, तो AB का जो लंबाई होगा ना वो √2 AC।
क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 बहुत ईजी है कि बिंदु ए 8 10 तथा बी 4 6 के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और ये होता है y1 प्लस y2 बटा में हो जाएगा 2। तो x1 प्लस x2 करिएगा तो 8 4 12 और 12 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 6 और 10 और 6 जोड़िएगा तो 16 और 2 को भाग करिएगा तो मिलेगा 8। तो 6 और 8 जो ना जाएगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा और ये कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 में भी वही है कि मध्य बिंदु निकालना है। तो 4 और 6 करिएगा तो 10 और 10 को 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 5 और 5 5 10 और 10 को 5 से 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा तो 5। तो 5 5 जो ना जाएगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 में कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 करिएगा तो -1 प्लस यानी 4 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16 और 3 में से चाहिए अभी मिलेगा 16। तो 16 16 32 और 32 को लिखिएगा तो 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा और 4 रूट अंडर 2 का है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में फिर से क्या है कि दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला लगे, फॉर्मूला तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 और 1 में से 3 घटाइएगा तो 2 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 4 4 8 और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। तो 2 रूट अंडर 2 का है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 रूट 2 इकाई। और ये सभी क्वेश्चन इतना ज्यादा VBI है ना कि मैं बता नहीं सकता। सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में डिट्टो छपने वाला है। भले ही इसमें क्या है कि संख्या का मतलब कि अलग हो सकता है लेकिन सभी इसी कॉन्सेप्ट पर आने वाले। तो एक एक क्वेश्चन को तैयार करते चलिए और नए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए क्योंकि लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस चलता रहेगा यहाँ पर जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 में क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग माइनस tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो ये किसके बराबर होगा तो सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि 1/√3 किसका मान है। तो ये किसका मान होता है तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान और tan 30 को अगर हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा tan π/6। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं तो 45 है कि यदि √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है तो यहाँ से आप लोग पहले कोसेक थीटा निकालिएगा तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ से लिखिएगा तो कोसेक थीटा 2/√3 किसका मान होता है तो आप लोग कहिएगा कि कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक देगा थीटा का मान कितना मिलेगा तो 60। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 तो बहुत ईजी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर बताया तो सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा बटा में कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए आप लोग यहाँ पर ले आइए। ठीक है, तो ये कोसेक को लगेगा नीचे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस से ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा तो tan स्क्वायर ए के। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 में कि एक बिंदु Q से वृत्त तो क्या करें कि 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कर कर घटा दीजिए और जितना जो मिलेगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। और जब घटाइएगा ना तो ये मिलेगा आप लोगों को 49 और 49 किसका होता है तो 7 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 48 की ओर बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 48 है तो 48 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 48 जो है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि दी गई आकृति में TP और TQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल PO की 110 डिग्री है तो PT की। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 110 डिग्री अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना होगा, सिंपल है कि 70 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री जो ना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है तो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 में कि यदि एक बिंदु P से होकर आने वाले PO मतलब कि इस प्रकार से इसका आंसर अब मैं सीधा बता दूं तो यह है 50 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है इस प्रकार से कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई कौन सा संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है तो याद रखिएगा कि वह समान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज हमने जो 50 क्वेश्चन किया है ना यह मैथ का बहुत ज्यादा VPI क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन या कह सकते कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला है। तो आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए बिगिनर्स लर्न के साथ और दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा।